नमस्कार दोस्तों। सरकारी भर्ती के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल में 10+2 में 3712 वैकेंसीज आई हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या डेट है अप्लाई करने की, और क्या 12th में जो बच्चे इस साल अपियर हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इन सब बातों को जानते हैं जैसे हम जानते हैं वीडियो में, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो ये नोटिफिकेशन है आपका, मैं अगर बात करूँ, ये नोटिफिकेशन निकाला है एसएससी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला गया है। ये इनकी वेबसाइट है कमीशन की, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि क्या है, 10+2 मांगा गया है, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं कि आपकी जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की वो क्या है, 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 7/5/2024 को 11 बजे के बाद, रात में 11 बजे के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो नहीं माना जाएगा। और जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 8/5/2024 11 बजे तक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 7 तारीख को 7 मई तक आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा और 8 तक आप फीस को पे कर सकते हैं। और इसमें साफ साफ आगे नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है इस बात को कि जब तक आपकी फीस पेमेंट नहीं हो गई है और कंप्लीट लिख कर नहीं आया है तब तक आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं अभी। देखिए, ये कुछ है ना, इन्होंने बताया है कि जो वैकेंसीज हैं वो बेसिकली, और ये दिखा है इन्होंने कि हाँ, करेक्शन की डेट होगी 10 मई 2024 से 11 मई 2024 तक। मेरा अनुमान है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको करेक्शन की गुंजाइश ही ना रहे, है ना। करेक्शन हम तब करते हैं जब हम कुछ गलती करें, तो हमें गलती ही नहीं करना है, क्योंकि फिर हम क्यों एक्स्ट्रा पैसा देंगे अदरवाइज। जो एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वो जून जुलाई 2024 में होने वाला है। और उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टीयर 2 एग्जाम होगा उसकी वो डेट बताएंगे इस एग्जाम के लेने के बाद। ठीक है, अब हम अगर बात करें अगर तो हाँ, ये पे स्केल दिया हुआ है लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का। पे स्केल लेवल 2 है और 19,900 से 63,200 तक सैलरी का जो लेवल है वो जाता है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी जो है वो लेवल 4 पे है, यानी कि 25,500 से 81,100 रुपए तक मैक्सिमम। और लेवल 5 में अगर आप जाते हैं तो 29,200 से 92,300 तक। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे लेवल 4 25,000 पे लेवल दिया हो, बेसिकली 25,000 से ये सैलरी स्टार्ट है और ये जो है आपकी 19,900 से स्टार्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये गवर्नमेंट जॉब है। हम गवर्नमेंट जॉब क्यों करते हैं, सोशल सिक्योरिटी के लिए। बहुत सारे रीजन है, सामाजिक कारण है उसके पीछे, उन पर चर्चा नहीं करते हैं। अब आते हैं कि टेंटेटिव वैकेंसीज जो है वो 3712 हैं। साफ साफ लिखा है कि 3712 हैं। और नंबर जो है वो ड्यू कोर्स है, अपडेटेड वैकेंसी कैटेगरीज वाइज जो है वो बताई गई है वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है, कैटेगरीज वाइज उन्होंने डिसाइड की हुई है। यूजुअली कैटेगरीज वाइज क्या है, जो कोटा है सेंट्रल गवर्नमेंट का उस हिसाब से इस पोस्ट को डिवाइड किया है कैटेगरी वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा ना, जैसे अगर 100 पोस्ट है टोटल, तब 10 अगर बढ़ती है तो ईडब्ल्यूएस आता है, कितने पर क्या रिजर्वेशन है उसके हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग। अब रिजर्वेशन फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरी वेयर एवर एप्लीकेबल एंड एडमिशबल वुड बी डिटरमाइंड। तो उनको जो है ना, देखो सबसे बढ़िया, अगर मैं इसका मोटा मोटा जो भी लिखा है इसकी मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपके पास में क्या है ना, कि अगर आप जो गवर्नमेंट की मान्यताएं हैं आप उनसे एलिजिबल हैं तभी आपकी वो चीज़ें मानी जाएंगी, तभी आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। उन्होंने वैकेंसीज बताई हैं कि ये दरअसल हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर में है, लोअर डिवीजन क्लर्क में है, और ये असिस्टेंट यानी कि जेएसए, ये यही जेएसए जो पोस्ट है यहाँ पर जो लिखा हुआ था, कहाँ गया ये, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, इसकी वैकेंसी है। मेजर यही है। अगर मैं बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करूं तो उन्होंने बताया है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, पहली चीज़। और भारत के नागरिक नहीं है तो नेपाल भूटान के हों, बाकी इन जगह से अगर हैं आप तो फिर आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। यूजुअली हम सब जो वीडियोज़ को देख रहे होंगे क्योंकि हिंदी वासी हैं तो भारत के नागरिक ही हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो और इन्होंने क्या कहा है, हाँ, एज को लेकर उन्होंने कहा है कि 18 से 27 तक की एज जो है इन्होंने मानी है, यानी कि 18 से लेकर 27 तक की जो है उन्होंने मानी है। और कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1997। जैसे क्या होता है, यूजुअली वैसे एक डेट दी जाती है, हर एग्जाम्स का अलग अलग क्राइटेरिया है। एसएससी का क्या तरीका है, एसएससी का तरीका ये है कि उन्होंने एक डेट दी है, क्या कि आप 2/8/1997 के से पहले पैदा ना हुए हों, नॉट बिफोर। ऐसा ना हुआ हो कि आप है ना 98 में पैदा हुए हों, है ना,
सॉरी 96 में पैदा ना हुए हैं, और 1/8/2006 के बाद ना पैदा हुए हैं। मतलब आप जो हैं वो इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए होने चाहिए। यानी कि अगर आप 1/8/1996 को पैदा हुए हैं, अगर आप 96 बोर्ड हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। 1827 तक मांगा गया है। बाकी अगर मैं बात करूं 2006 जो है वो मैक्सिमम है। समझ पाए मेरी बात को? यानी कि आप 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में पैदा हुए हों, यानी कि जो डॉक्यूमेंट में आपकी मार्कशीट में जो आपकी एज है क्लास 10th की मार्कशीट में वही। और बाकी जो एज लिमिट के बेनिफिट्स हैं वो कास्ट वाइज या सॉरी कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं। वो क्या है? SC/ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWBD को 10 ईयर्स। अब अनरिजर्व यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 10 साल, बाकी आप SC/ST OBC के हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, जैसे OBC में 3 ईयर्स है ना तो 13 साल हो जाती है, SC/ST में हो जाती है 15 साल। यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज है 27 से बढ़कर 5 इसमें 5 साल बढ़ेगी, इसमें 30 साल हो जाएगी, उसमें हो जाएगी 27 होता 37, वैसे ही 40 साल, वैसे ही एज जो है वो बढ़ती रहेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 3 साल का क्या मिलेगा? छूट मिलने वाला है। फिर डिफेंस पर्सनल, जब आप ऑपरेशन के दौरान हॉस्टाइल हो गए थे या फिर आप कुछ फॉरेन कंट्री में कहीं कुछ फंस गए थे, फिर उसके अलावा यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस कैटेगरी के साथ अगर डिफेंस पर्सन के साथ अगर आप SC/ST में भी हैं तो आपको 3 और ये 5। मेरे कहने का मतलब ये, जहां कहीं भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों को जो PWBD में है या डिफेंस पर्सन है उन्हें जो एडवांटेज मिल रहा है, उसके बाद अगर आप जिस कैटेगरी की हैं तो आप उन ईयर्स को और ऐड कर लीजिए उसमें, ठीक है। इसमें OBC का लेकिन जिक्र नहीं है ना। एक अच्छी चीज जो है वो इसमें ये है कि विडोज को, डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, यानी कि उन महिलाओं को जिनका डिवोर्स हुआ है, विडोज हैं, और जो महिलाएं जुडिशियली सेपरेट हो गई हैं और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। सेपरेशन एक अलग चीज है, इसमें डिवोर्स नहीं होता, लोग अलग अलग रहने लगते हैं, है ना। उनको अप टू 35 ईयर्स तक की एज, उनको एज लिमिट दी गई है, यानी 35 साल की उनकी उम्र है तब भी वो इसको अप्लाई कर सकती हैं। सेम विडो, डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, SC/ST की अगर वो महिलाएं हैं तो उनको 40 साल तक की अपर एज लिमिट दी गई है, यानी कि वो है ना 40 साल से अधिक की उम्र उनकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब और एज नापी कैसे जाएगी? कभी भी कोई भी आपसे पूछता है ना कि आपका एज क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही एज जो है आपकी मानी जाती है ना। फिर अगर आप किसी भी कैटेगरी का आप जो है 7/5/2022, अगर आप किसी भी कैटेगरी के रिगार्डिंग अगर आप क्या कर रहे हैं, ये तो आर्मी पर्सन के लिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और आप एज से रिलैक्सेशन मांग रहे हैं तो आपके पास में उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए। आप SC/ST से, OBC से हैं, किसी से भी हैं तो आपके पास में सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए। और एक और चीज, आप जो भी बेनिफिट लेना चाहते हैं SC/ST, OBC, EWS, PWD, ESM, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का, विल नॉट बी इंटरटेन्ड एंड देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, जो सर्टिफिकेट है ये वाले, है ना, अगर आप इसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो आप तक कैंडिडेट यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका उसका एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कुछ में क्या होता है ना, कुछ वैकेंसीज में बोल देते हैं कि आपको जनरल में कन्वर्ट कर देंगे, अनरिजर्व में कन्वर्ट कर देंगे, बट ये क्या करेंगे, आपके कैंडिडेचर को ही कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आप एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट तभी आप अप्लाई करें। और एक और चीज उन्होंने कहा है OBC के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, यहाँ पर कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा था, SC/ST OBC स्टेटस बेनिफिट एज रिलैक्सेशन फी जो भी उनको मिल रहा है, हाँ, ऑनलाइन के एप्लीकेशन, और यहाँ पर कहाँ गया वो 23-24, ये EWS सर्टिफिकेट जो है वो 2024 से 2025 का इशू होना चाहिए। 2024 से 2025 का इशू कब हुआ होगा? आपकी 2023 और 2024 की इनकम के अकॉर्डिंग, है ना। यानी कि आपको एकदम लेटेस्ट जो है EWS का सर्टिफिकेट चाहिए अभी का, आप बनवा लीजिएगा, बन जाएगा, 1-2 दिन में बन जाता है वो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने OBC के लिए भी कहा है साफ साफ कि अगर आप OBC कैटेगरी के हैं, हाँ, तो OBC मस्ट इंश्योर डेट आपके पास में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डज नॉट इन फॉलो इन क्रीमी लेयर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपको क्या होगा, वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो OBC के लिए क्या है, मैंडेटरी है, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, और EWS के, और इन सबको लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है वो हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज हो जाता है। हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल इनकम जो है वो चेंज हो गई हो, 8 लाख से ऊपर या जो भी कैटेगरीज में रहती है, जैसे स्टेट के अकॉर्डिंग है वो चेंज हो गया हो, है ना, तो वैसे ही
फिर अगर मैं बात करूं, 40% कोटा है कैटेगरी वाइज, एलिजिबल नॉट इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में नकल नहीं करना है, कोई और किसी और को लेकर नहीं जाना है। 20 मिनट की जो है कंपनसेशन मिलेगा। जो PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो लगभग हर एग्जाम्स में रहती हैं, है ना। ये साफ साफ उन्होंने कई बार इस चीज को लिखा है कि फेलियर टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, है ना। यानी कि अगर आप जिस किसी भी चीज में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास में वो नहीं होगा तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो इसमें क्या मांगा है उन्होंने, देखो 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, है ना। आपके पास 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ में, यानी कि PCM। उसके अलावा अगर आप LDC JSA या DO ग्रेड A के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट DOA इन डिपार्टमेंट्स, राइट, है ना, मिनिस्ट्री मेंशन इन पैरा, उसको हटा देते हैं। अगर हम बेसिकली इसकी बात करें तो कैंडिडेट मस्ट है पास 12th स्टैंडर्ड, और इसमें क्या है, केवल 12th स्टैंडर्ड है। आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में, या कल्चर वाली में, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, तो आपके पास में क्या साइंस होना चाहिए 12th में और मैथमेटिक्स होना चाहिए। और अगर आपके पास में साइंस और मैथमेटिक्स नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, क्या दिक्कत है, नौकरी करना है हमें गवर्नमेंट, है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एक और बात वो ये है कि जो भी बच्चे 12th में अपीयर हैं, क्या है, 12th में अपीयर हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 12th में अपीयर बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बस शर्त क्या है कि उनका रिजल्ट जो है वो 1/8/2024 तक आ जाए। मेरा अनुमान है सबका रिजल्ट जो है 1/8/2024 तक आ जाएगा फाइनली उनके हाथ में, क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो देखा जाता है। तो वैकेंसी आई है, रिजल्ट भी आ ही जाएगा आपका सबका, निश्चिंत रहिए आप लोग। तो जो भी बच्चे 12th में हैं वो भी इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियर बाय, हाँ, ये इनकी वेबसाइट है https://ssc.gov.in। और अगर ये फंक्शन विल नॉट बी फंक्शनल फॉर न्यू वेबसाइट, राइट। Subsequent to OTR, candidate can proceed to fill the application form the examination. Once an OTR has been generated on the new website, it will continue to remain valid for all the examination to be continued. यानी कि आपको क्या है ना कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। आजकल यूजुअली क्या हो गया है ना, जैसे आपने यूपी की कुछ वैकेंसीज में भी देखा होगा, UPPCS करवा रहा है OTR, यानी कि आपसे एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। इस राजस्थान सरकार भी करवा रही है। तो आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए जहाँ पर आपकी सारी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है ना। फिर आप क्या कीजिए, फिर आप जैसे आप डिटेल, आप बेसिक डिटेल्स जो आप फिल कर देते हैं, तो फिर आपका उसी OTR से ही क्या करना है, आपको आगे फॉर्म्स में अप्लाई करना है ना। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। जिन लोगों ने OTR के लिए अप्लाई नहीं किया है वो OTR को कर दें, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन आने में कभी भी थोड़ा बहुत विलंब हो जाता है, थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। फिर आप जब कभी भी अप्लाई करेंगे तो आपकी फोटो एक स्वच्छ बैकग्राउंड में होनी चाहिए, आप देख रहे हो, और कुछ फर्जीवाड़ा ना करें। कहने का मतलब फर्जीवाड़ा ना करें, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी फोटो जो है वो JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसके जो 20 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 10 KB से छोटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये किलोबाइट जो है वो मेजरमेंट है, हम सब कंप्यूटर में पढ़ते हैं, तो 10 KB से छोटी और 20 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी फोटो। और सेम साइन का दिया हुआ, ठीक है, विड्थ जो है वो 4 से 2 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, है ना, हाइट। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपके फोटोग्राफ और साइन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका लास्ट टाइम जो है ना वो तो फॉर्म फिल नहीं होता है, फिर वो कुछ लगा देते हैं तो वो बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 7/5/2024 23 बजकर है, ठीक है। आप सबको इन्होंने एडवाइस किया है, क्योंकि क्या होता है यूजुअली वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है लास्ट टाइम में अप्लाई करने का, तो साफ साफ बोल रहे हैं कि आप लोग जो है वो लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को फिल कर दें, ऐसा एडवाइस भी कर रहे हैं आपको, है ना। और बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू प्रीव्यू प्रिंट ऑप्शन, क्योंकि जब आपने फॉर्म को फिल कर दिया है, प्रीव्यू प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद आप देखें जो आपने डिटेल फिल की है वो सही है या नहीं है। हर एक चीज में डिटेल को चेक करना बहुत जरूरी है ना। तभी आप उसको क्या करें, फाइनल प्रिंट आउट करवा के घर ले जाएं। फिर फीस कितनी लगने वाली है, 100 रुपये लगने वाली है। बाकी अगर आप महिला हैं, आप स्केड्यूल कास्ट से आते हैं, आप स्केड्यूल ट्राइब से आते हैं, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD में आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बाकी अगर आप इसमें नहीं आते तो आपसे 100 रुपये दिए जाएंगे।
और वो आप इस तरीके से मास्टर कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। और ये लास्ट डेट इस पर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जो चीज़ मैंने बताई थी आपको वो ये है क्या कि बच्चे जो है ना पेमेंट स्टेटस पे जाकर पेमेंट कर देते हैं। अगर पेमेंट जो है वो एचएससी को रिसीव नहीं होता है, लेट्स फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट किया, कभी कभी पेमेंट कैंसिल हो जाता है, वेटिंग में है या प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो आपको ये देखना है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। जब फाइनल कंप्लीट हो चुका है तभी आपको ये मानना है कि कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं है और आपका क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक सी बातें हैं। करेक्शन की विंडो खुलेगी, मेरा अनुमान है कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे। आपके पास 10th की मार्कशीट यानी कि आपकी बेसिक डिटेल्स, एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल आईडी जो बेसिक डिटेल्स है, कलर्ड एक फ़ोटो रिसेंट और साइन, ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं आपके पास में होनी चाहिए। और जो आप जिस कैटेगरी से या किसी चीज़ से अप्लाई कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट। तो आपसे कुछ गलतियाँ होंगी ही नहीं, बट फिर भी अगर गलती हो जाती, क्योंकि हम सब मानव हैं, गलती करना हमारा काम है, तो हम 10/5/2024 से 11/5/2024 तक हम क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसका 100 रुपये चार्ज लेंगे ये आपसे। तो करेक्शन ना करना पड़े, मेरा अनुमान है। आप सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए, समझ तो गई है मेरा अनुमान। फिर ये कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं अलग अलग जहाँ पे हैं, यूजुअली आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं लगभग वहाँ पे सभी के आसपास में सेंटर्स दिए हुए हैं। आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ सेंटर चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप सेंटर को चूज़ कर लेंगे और आप जाके एग्ज़ाम को दे पाएंगे। फिर 2 टीयर में एग्ज़ाम होने वाला है, टीयर 1 एंड टीयर 2, ठीक है। फिर एक जो एग्ज़ाम जो डेट आपको बताई गई थी ऊपर, वो उसके बाद जो टीयर 2 होगा उसकी नोटिफाई करेंगे। फिर जो सिलेबस है इसका वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी क्या है, फॉर्म को फिल करना है। तो आप फॉर्म को फिल करें, कोई भी डाउट्स आते हैं तो हमें कमेंट करें, हम बताएंगे आपके डाउट्स को, और सिलेबस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी फॉर्म फिल कर दें डेट खत्म होने से पहले। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी जान पाएँ इस वैकेंसीज़ के बारे में। धन्यवाद।